सोवियत संघ का विघटन के परिणाम हमने कल पढ़े थे। सोवियत संघ के विघटन के कारण, है ना, कारण में हमने पढ़ा था कि भाई किस वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसने संसाधनों का सही उपयोग नहीं करा, जो सहयोगी देश थे उन सहयोगी देशों की उसने मदद नहीं करी थी, है ना। इसके अलावा उसने ज़्यादातर खर्चा परमाणु हथियार पे करा था, इसकी वजह से उसका विघटन हो गया था। लेकिन अगर हमारा आगे का चक्र शुरू होता है कि सोवियत संघ का विघटन के बाद उसका परिणाम क्या निकला, विश्व राजनीति पर इसका इफेक्ट क्या निकला, तो सबसे पहला जो है आप इसमें शीत युद्ध का अंत हो गया। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, जो शीत युद्ध चल रहा था, लंबे समय तक युद्ध जैसी स्थिति थी, तो युद्ध का अंत हो गया, मतलब शीत युद्ध खत्म हो गया। सबसे अच्छा परिणाम तो ये हुआ। दूसरा हुआ नव स्वतंत्र गणराज्यों का उदय हुआ। मैंने आपको बताया था कि जो सोवियत संघ था, इस सोवियत संघ के अंदर बहुत सारे देश थे और वो सारे देश इसको छोड़कर जाने लगे, तो वो सारे देश क्या हुए, नव स्वतंत्र देश कहलाया। नव स्वतंत्र गणराज्य मतलब नए नए अच्छे देशों का उदय हुआ। उसके बीच में थे जब अंदर, तो विकास भी नहीं कर पा रहे थे, अंदर दबे हुए थे। तीसरा जो रीजन निकला वो निकला शस्त्रों की जो होड़ थी, अस्त्र और शस्त्र। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र और शस्त्र, हाँ, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र तो मतलब हाथों से, जैसे कुछ हाथों का प्रयोग होता है अस्त्र, और शस्त्र मतलब जिनसे हाथों के द्वारा शस्त्र चलाया अस्त्र के हाथों के द्वारा, शस्त्र के द्वारा। एक हाँ, कौन बोल रहा? ऐसे पूछूं सर, अस्त्र तो ये तलवार हो गई, हाँ, और शस्त्र की भाला हो गई। कॉम्बिनेशन परिभाषा अच्छे से होता है। शस्त्र और अस्त्र में ये अंतर है कि शस्त्र को हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, अस्त्र को सॉरी, और शस्त्र को फेंक कर मारा जाता है। समझ रहे हो? जैसे आप तलवार से किसी को काट रहे हो, काटना नहीं है बोल रहा हूं, तो वो हो गया अस्त्र, मतलब हाथ से छोड़ेंगे तो वो काम नहीं करेगी। बंदूक हुई, वो भी अस्त्र में है। शस्त्र जैसे आपने वो धनुष बाण, ठीक है, वो गया, भाला किसी को फेंक कर मारा, तो वो क्या हो गया, शस्त्र। समझ में आया? फिर अस्त्र और शस्त्र जब भी तो ऐसे वर्ड यूज होता है। अस्त्र और शस्त्रों की जो होड़ थी, होड़ जानते हो? होड़ बराबर, होड़ यानी होता है कंपटीशन, होड़ यानी कंपटीशन, प्रतियोगिता जिसको हम बोलते हैं। तो नव स्वतंत्र ये जो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद या सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद ये जो शस्त्रों की होड़ थी ये कम हो गई। होड़ क्या है? मोबाइल साइलेंट कर लो किसका, एक बार हो जाए समझ में आता है, बार बार इतना मोबाइल नहीं करना है ना। अब इधर समझो, शस्त्र और अभी एक लड़का है 19 साल का, पता है, वो गोल्ड मेडल जीत के आया। 19 साल का लड़का गोल्ड मेडल जीत के आया, और अभी अपने 24-25 साल के लड़के फोन में इतने बिजी है, फोन में रहते हैं, और वो भी आधी रात को फोन, बाबू फोन मत काटना जान के सांस की आवाज़ सुनती। फोन का इतनी लत अच्छी नहीं है, समझ रहे हैं? वरना बर्बाद हो जाओ, वापस होना करोगे ना, सच में बर्बाद हो जाओ। बाबा जी बन जाना, बाबा मत बनना। अभी 12वीं है ना, संन्यास ले लो, कहीं के हिमालय पे चल जाओ, कंठमाला पहन लो, पूरा सावन भोलेनाथ, तो समझ रहे हो ना, बाबा जी बन जाओ। पर शस्त्रों की होड़ में कमी, शस्त्रों की होड़ का मतलब जैसे सोवियत संघ था तो अमेरिका था। अभी अगर कोई देश, जैसे दोनों की लड़ाई चल रही, अगर ये कोई बहुत बड़ी अच्छी मिसाइल बनाएगा तो इसके भी उसका प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, ये भी क्या करेगा, उससे और हैवी मिसाइल बनाएगा, है ना बस। तो ये अब जब इसने कोई एक मिसाइल बना के परमाणु परीक्षण कर दिया, तो इसके ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ जाएगा कि यार उसके पास इतनी भयंकर मिसाइल है, फिर ये भी सारा चीज जान लगा के उससे बड़ी मिसाइल बनाएगा। तो दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े हथियार बना।
ताकि युद्ध हो तो हम उसका सामना कर सके। तो ये जो अगर इतना सबसे ज्यादा धन खर्च इसी पर होता है परमाणु हथियार पर, अगर देश परमाणु हथियार पर खर्च नहीं करे और वही पैसा देश के विकास में करे तो देश बहुत तीव्र गति से उन्नति कर सकता है। लेकिन ये देश अपनी सुरक्षा के लिए, वो भी जरूरी होता है, किसी न किसी एंगल से देखा जाए तो जरूरी होता है। मान लो कि भारत और पाकिस्तान है, अगर यहाँ पर पाकिस्तान ने कोई मिसाइलें बनाई है तो अपेक्षाकृत भारत को बनानी पड़ेगी, है क्या नहीं? चाहे यहाँ पर समस्या हो या ना हो, बनानी पड़ेगी उसका जवाब देने के लिए। अब अपन बनाएंगे और उसने चला दी तो फिर अपन क्या करेंगे? फटाके फोड़ेंगे। तो प्रेशर होता है। अब वो तो बर्बाद हो गया, पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, वहाँ पर खाने पीने की भी समस्या है, उस स्थिति खराब हो गई। उसके बाद भी वो परमाणु हथियार के पीछे पड़ा है, बस परमाणु हथियार चाहिए। जैसे वो होता है गांजे का जो नशा करने वाला, तो वो उसको यही रहता है, पहले उसको खाना मत दो पर वो उसको मिलना चाहिए गांजा, जो भी नशा करता है उसको। ऐसे ही वही वैसे एक गंजेड़ी टाइप हो गया है, इसको परमाणु हथियार चाहिए, बोले वहाँ के लोगों को खाने की समस्या, मरे। तो भारत वैसे भी संपन्न देश है और कई भी तरीके से ये तो आप ही होता है, बट फिर भी एक प्रेशर रहता है कि भाई अगर सामने वाले के पास हथियार तो हमें भी हथियार बनाना पड़ेगा। तो ये हथियारों की होड़ की बहुत भयंकर, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक होती है। अगर हथियारों की होड़ जो होती है वो बहुत हानिकारक, जैसे मैंने कहा भी पाकिस्तान हथियार बनाता है, अगर वो हथियार छोड़कर अपन नहीं मार रहे उसको, तो भारत वाले थोड़ी मार रहे उसको, कुछ नहीं कह रहे हो, तू अपने हिसाब से रहे, वहाँ पे विकास कर, लोगों को सुविधाएं दे। भारत तो तक देखते नहीं, क्या लेना देना, बच्चा है तो। और फिर भी जबरदस्ती इसके पता नहीं क्या चले काटता है, बार ये हथियार बनाता है। इसको पता है कि इसको ये भी जानता है कि भारत की तरफ आँख उठा के देखना भी भारी है, क्योंकि ये एक कहाँ बहुत मतलब ये वो वाली बात होती है कि एक शेर को चूहा जाके डराए, वो शेर मतलब नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये थोड़ी तो उससे डर रहा, उसको पता है कि इसको खाऊंगा तो दांत में फंसेगा बराबर, न तो उससे भूख मिटने वाली है, खा के उसको। इसलिए भारत एक तरह से सोया हुआ शेर है, और ये आता है इधर उधर कहीं के पूंछ के ऊपर ऊँची करके पक जाता है, पक जाता है। इसलिए तो ये इसको ये काम छोड़ना चाहिए, हथियार वगैरह, इसको वहाँ के लोगों की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। पर ये संजय पंडित जिस दिन पाला पड़ गया गलती से, शेर में थोड़ी सी दहाड़ मार दिए, तो ये काम हो जाएगा इसका, पर फिर भी रहता है इनका। तो यही शीत युद्ध के समय चल रहा था कि सोवियत संघ दोनों में कंपटीशन चल रहा था हथियार बनाने की। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया। तो हथियारों की होड़ में जो क्या हो गई, विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद दुनिया में एक ही महाशक्ति रह गई, अमेरिका, और उसके बाद पूरी विश्व में अमेरिका का वर्चस्व हो गया। यूँ कह सकते हैं दुनिया का दादा बनता है एक तरह से अमेरिका, ठीक है। उसके बाद पूंजीवाद की तरफ समाजवादी देशों का झुकाव हो गया। जैसे ये अमेरिका जो था, इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, है ना, और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो जो देश नव स्वतंत्र यहाँ से हुए थे उनका झुकाव अमेरिका की तरफ, मतलब उन्होंने झुकाव का मतलब ये नहीं कि यहाँ से उछल के इसके पास आके मिल गए, ऐसा नहीं, इसकी नीति का अनुसरण करने लग गए। पहले ये समाज की कोई होता ना तो ज्ञान देने वाला समाजवाद, फिर उसको लगता है कि यार अपने कोई नहीं सुन रहा, तो फिर वो खुद उस दौड़ में दौड़ने लगता है। ऐसे ही ये पहले तो समाजवादी इसकी व्यवस्था थी, समाजवादी के साथ थे, वैसी बात कर रहे थे। लेकिन जब इनको लगा कि यार नहीं, ये जो नवीन टेक्नोलॉजी को समर्थन करते हैं इससे उन्नति हो सकती है, तो इनकी तरफ झुकाव उन्होंने नवीन टेक्नोलॉजी को होगा। पहले भी भारत में समाजवादी व्यवस्था थी, प्राचीन काल से भारत समाजवाद का ही समर्थन करता है। तो अगर मान लो भारत हो या कोई भी देश हो, अगर हम अपनी परंपरा पर अड़े रहेंगे कि हम नवीन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे, अगर आप भारत भी सोच ले कि मैं नवीन चीज़ों को नहीं अपनाऊँ, नवीन संस्कृति को नहीं अपनाऊँ, हमारी तो संस्कृति सबसे दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति है, तो हम तरक्की कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमें उन्नति करनी है तो दुनिया की नवीन संस्कृति का अनुसरण करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो उन्नति नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट मान लो हम कहते हैं कि भाई मोबाइल का हम तो यूज ही नहीं करेंगे,
पहले भी हमारे युगों युगों से हम तो कबूतर से काम चला कबूतर जा पत्र लेके। अब आप कबूतर को पत्र लेके दो, अब तो आबादी पहले कम से ज्यादा, पता नहीं कबूतर किसको पत्र दे आए देना उसको हो और वो किस और को दे आए, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाए। मम्मी या पिताजी को पहुंचा दिया कबूतर ने गलती से, क्योंकि वो तो इतना समझता ही नहीं है, किसी दूसरे के छत पे जाके बैठ गया, दिक्कत है ना, तो आप उन्नति नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि आज नवीन टेक्नोलॉजी तीव्रगामी जो साधन है, मान लो कि आज हम अच्छी तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनों का उपयोग नहीं करें क्योंकि तो विदेशों ने बनाई है, हम तो विदेशी संस्कृति को ले अपनाएं, तो हमारी गति वैसी की वैसी हो जाएगी, फिर वही धीरे हम काम कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें तो टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। तो यानी कि आप को अगर उन्नति करनी है तो नवीन तकनीकी का समर्थन करना पड़ेगा किसी न किसी हद तक, समझ में आई ना। तो इस तरह से ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहा कि ये गलत है, इसकी समाजवादी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस जो जिन देशों को लगा था कि भाई हम पीछे रह गए, तो उन्होंने भी अमेरिका जैसे पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करने लगे, मतलब जो देशों का झुकाव उनकी तरफ होने लगा। समझ में आया? देशों का झुकाव का मतलब ये नहीं है कि देश यहाँ से उठ के इधर आके पार्टी बदल गई, नहीं, नीतियों को अपनाने लगा। कहीं ना कहीं फिर नीतियाँ चेंज हो जाती है, भाई ऐसा लगता है ना कि भाई हाँ यार बहुत सामने वाला तरक्की कर रहा इस नीति से, तो फिर वो सामने दूसरा व्यक्ति उसको देखकर कहीं ना कहीं वो भी करने लगता है कि हाँ यार ये ठीक है ना। बस जैसे मान लो किसी ने चाय की दुकान लगाई किसी चौराहे पर, बाय द वे, एक बार रायचंद तो वहाँ पहुँच ही जाएगा, अरे क्या तूने चाय की दुकान लगाई यार, तेरा कुछ नहीं होने वाला, चाय बहुत सारी दुकान चाय की दुकान चलेगी नहीं। पता चला कि 1 महीने 2 महीने बाद उसको तो वहाँ इतनी भीड़ पड़ रही है उसके पास जगह ही नहीं, वो खुद लगा के बैठ जाएगा फिर साइड में। समझ में? उसने देखा यार फायदा तो है, भले वो वहाँ नहीं लगा दूसरी जगह लगा लेगा। समझ में आई ना बात? ऐसा होता है अक्सर, शुरू में भले आप राय दे सकते हो, तो यही तो ये सोवियत संघ के काय का है विघटन का परिणाम है, रिजल्ट क्या निकल के आया था। सोवियत संघ का पतन हो गया, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद पहला क्या हुआ? शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। दूसरा हुआ नव स्वतंत्र, यानी कि जो देश इससे टूट कर या इससे निकल कर अलग गए थे, नए नए देशों का उदय हुआ। तीसरा, इन दोनों ने हथियार बनाने की जो होड़ चल रही थी, जो कंपटीशन चल रहा था, वो होड़ बंद हो गई। और अगर हम चौथे की बात करें तो विश्व व्यवस्था में, पूरी विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व रह गया। केवल दुनिया में एक ही महाशक्ति रह गई, किंग ऑफ द वर्ल्ड, और वो कौन था? अमेरिका। और उसके बाद आता है पूंजीवादी और साम्यवादी देशों, जो पूंजीवादी जो साम्यवादी देश थे, इन साम्यवादी देशों का झुकाव किसकी तरफ हो गया? पूंजीवाद की तरफ इनका झुकाव हो गया। ये विश्व राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रभाव था। आपका प्रश्न ये आ सकता है कि सोवियत संघ के विघटन का कारण और परिणाम लिखो। ये भी हो सकता है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो उसने दे दिया सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम, तो 2 कारण परिणाम लिखो। तो इसके नंबर ऐसे रहते हैं बोर्ड में, सोवियत संघ के 2 कारण और 2 परिणाम लिखिए। तो आपको 2 कारण लिखना है, फिर हेडिंग डाल के 2 परिणाम लिखना है। या फिर उसने एक ही दे दिया सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखो, तो वो 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो आपको उसके 4 पॉइंट लिखने हैं, तो नंबर की मार्किंग ऐसे होती है, 4 पॉइंट है मतलब 4। अगर उसने कहा कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखो, ऐसे कम से कम 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही आते हैं। समझ में आती बात? इस तरह से आपको पॉइंट लिखना है और इनकी डिटेल लिखनी है, तब जाके आपको अच्छी मार्किंग होगी और अच्छे नंबर आते हैं। अच्छे नंबर लाने का यही तरीका होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको उगड़े में लिख देते हैं, पूरा डिटेल में शुरू होते हैं, लिखे जा रहे पेज बढ़ गया, नहीं मिलते ऐसे नंबर। ऐसे 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपको लिखना है तो सिस्टमेटिक लिखो, जैसे पॉइंट बनाओ और पॉइंट बनाने के बाद फिर इस पॉइंट की डिटेल करो, फिर ये हो जाए, उसके बाद एक लाइन छोड़ो, फिर पॉइंट बनाओ और फिर उसकी डिटेल करो। कॉपी भी सुंदर दिखेगी और उसका नंबर भी अच्छा। समझ में आया? अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता। समझ में आया ना? अगर आपकी कॉपी स्वस्थ और अच्छी है तो आपके नंबर भी अच्छे मिलेंगे। आपने लिखा, लिखते सभी है, कुछ तो बहुत ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे क्या करेंगे, पूरा लाइन भर देंगे, सब पॉइंट को डिसमिस करके मिक्सचर कर देंगे, ठीक है, पर वो मिक्सचर का स्वाद बिगड़ जाता है, टेस्ट नहीं आता। टेस्ट आने के लिए फिर उसमें और चीज़ें भी मिलानी पड़ती है। मिक्सचर का मतलब तो क्या होता है, तो आपको ऐसे पॉइंट बना के लिखोगे ज़्यादा अच्छा, और उसके बाद आपके पास शब्द मिल जाएंगे।
आपको क्या मिल जाएंगे, शब्द मिल जाएंगे। जैसे आपने ये पॉइंट लिखा ना, आपको इसमें लिखने के लिए 2 या 3 लाइन का आपको मटेरियल मिल गया। आप यूं लिख रहे हो शीत युद्ध का अंत हो गया, उसके बाद आपको दिमाग में आएगा नहीं क्या हुआ आगे, लेकिन आपको लिखना शीत युद्ध का अंत पे लिखो। सोवियत संघ का विघटन का एक परिणाम ये रहा कि जब 2 महाशक्तियां थी, एक महाशक्ति का जब विघटन हो गया तो जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था वो शीत युद्ध समाप्त हो गया। समझ यूं तो अपन ये लिख रहे थे शीत युद्ध का अंत, लेकिन आपको मिल गया। इसमें नव स्वतंत्र गणराज्य का उदय, फिर इसकी डिटेल लिख सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन का एक परिणाम ये भी रहा कि सोवियत संघ के अंदर जो जो देश थे वो देश उससे निकलकर अलग हो गए और उन देशों ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अपनाया, अर्थात वो नव स्वतंत्र देश के रूप में सामने निकल कर आए। ऐसा तो आपको इनको क्या मिल जाएगा, नया मटेरियल मिल जाएगा। कुछ बात समझ में नहीं आ रही। ये चीज पढ़ते सब हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तरीका ही इम्पोर्टेंट होता है हर चीज में। कोई राजा कोई महान नहीं होता, कोई भी इस तरह से महान नहीं होता। आपने अकबर और बीरबल के किस्से सुने होंगे, बहुत किस्से सुने होंगे। अकबर बिल्कुल अनपढ़ था, अकबर एकदम अंगूठा छाप था, लेकिन उसके किस्से, उसके कारनामे फेमस था। उसका मूल कारण था उसके पास थे नवरत्न। नवरत्न का नाम सुना आपने? अकबर, वो मतलब 9 ऐसे उसके पास विद्वान थे अलग अलग क्षेत्र में जो उसको जानकारी देते थे, उसको हर चीज में सपोर्ट करते थे। और सबसे उसके खतरनाक सलाहकार मंत्री बीरबल, हर जगह पहुंच जाता था वो, हर जगह फंडे में टांग अड़ाने पहुंच जाता था। तो क्या उसका तो खास था, उसके बिना तो अधूरा है अकबर। जहाँ पर भी जब वो फंस जाता या फिर वो गलत करता, अकबर गलत करता क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो उसको सबक सिखाने के लिए कोई न कहीं किसी न किसी तरीके से उसको सुधार देता था या उसको रियलाइज करवा देता कि साहब आपने गलत करा है ना। जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी, एक बार अच्छा ठंड का मौसम था, अकबर बादशाह ठंडी में बैठे हैं, लेकिन तापते तापते उन्होंने, उनको लगा, होता ना ऐसे कि अपन को भी ठंड में क्या, ऐसे ठंड में कैसे नहाए, होता है। तो ऐसे बैठे बैठे उन्होंने अपने उसमें दरबार में घोषणा करी कि अगर पूरी रात ऐसी ठंड में अगर गले तक पानी में कोई रुक जाए तो उसको 1000 मोहरे इनाम, मतलब उस समय पैसे को मोहरे बोलते थे, सिक्के जो होते थे उसको मोहरे बोलते थे, 1000 मोहरे। अब एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, उसकी लड़की की शादी भी करनी थी, तो उसने ये रिस्क ले ली। उसने सोचा कि भाई, उसने कहा महाराज मैं कर सकता हूँ। उसने कहा बिल्कुल, अगर तो पूरी रात गले तक पानी में रहा तो तुझे 1000 मोहरे दे देंगे। ठीक है भाई, उसने गरीब था तो जिस तरह से पानी में पूरी रात खड़ा रहा वो बेचारा, और सुबह पहुंच गया दरबार में कि भाई दो 1000 मोहरे। तो उसने पूछा कि तूने यहाँ कोई ऐसे कैसे रह लिया, पूरी रात पानी में कैसे रह लिया? तो उसने कहा कि महाराज आप, मैं तो पानी में था लेकिन आपके जो झरोखे में दीपक जल रहा था, बस मैं उसको देखता रहा, मुझे बस उसकी गर्मी का आभास हुआ और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा चल हट, तुझे तो गर्मी वहाँ से मिली, दीपक से मिली, काहे की मोहरे मोहरे हो रहे हैं तो चीटिंग हुई। अब वो बोल भी नहीं सकता, क्या कर सकता, राजा है वो, उसने जो कह दिया। लेकिन बीरबल को लगा यार बेचारे के साथ धोखा हुआ, भाई उसने तो मेहनत तो करी थी यार, बैठा था जो भी उसने कहा था उस कंडीशन को फॉलो किया। अब बीरबल को लगा, पर बीरबल भी वो तो मंत्री है, डायरेक्ट राजा को थोड़ी बोल सकता सभा में कि आपने गलत करा, बट उसको एहसास दिलाना था। दूसरे दिन अकबर बीरबल चले जंगल में शिकार करने गए साहब, उन्होंने शिकार भी किया को मार के। अब वहाँ पर सब्जी पकाने का काम करने लगे बीरबल। तो बीरबल ने क्या करा, एक वो लगाई उन्होंने नीचे आग, और ऐसे लकड़ियों की वो बना लिया स्टैंड, और इसके ऊपर वो लटका दिया जिसमें उसको पकाना था। मतलब आग के बहुत ऊपर वो जो भी सब्जी बनाने को पात्र था उसको ऊपर लटका दिया और नीचे आग लगा दी। अकबर बोला तेरा दिमाग खराब है क्या, ये क्या कर रहा था? उसने कहा अरे देखो तो सही, अभी कितना बढ़िया पकती है, आप बस देखो पकेगी। और लगाया जा रहा नीचे,
मटकी वहाँ ऊपर, वो जिसमें से पकना है नीचे लगाया था। अब दोपहर से शाम हो गई, बैठे बैठे भूख अलग लग रही, उनका पारा चढ़ गया, यार तेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसे कैसे पक सकती है, आग यहाँ है, मटकी यहाँ है और तू गिरा के। उन्होंने कहा कि ये बात सही है, नहीं पक सकती। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं पकेगी। तो फिर आपने उसको 1000 मोहरे क्यों नहीं दी? भाई वो नदी में था, दीपक तुम्हारे घर में था, उसको कहाँ से गर्मी लग गई थी वहाँ पे? फिर उनको आवाज हुआ कि बात तो सही है यार। फिर वो गए, फिर उसको, तो उनको मतलब डायरेक्ट, किसी राजा उसको डायरेक्ट तो नहीं समझा सकते, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से आवाज